हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू करके बताने वाला हूँ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो पूरा डिटेल में वीडियो होगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सबसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो अगर इसका लॉन्च ऑन डेट देखें तो 2013 है। तो देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2013। तो मतलब इस फंड को बेसिकली 11.5 इयर्स हो चुके हैं, और अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में तो 22.35% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखें तो ऑल टाइम रिटर्न मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है तो इसका रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में तो 21.44% तक का रिटर्न, मतलब ये 1% करीब करीब से पीछे रह गया, अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, कैटेगरी से नीचे रिटर्न दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जाएगा, क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है। कि हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही मैसिव रिटर्न है, 21% तक का रिटर्न कंटिन्यूअसली 11.5 इयर्स तक। हाँ, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेंचमार्क को बीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे कैटेगरी रिटर्न की बात करें 5 साल में तो 32.27% तक का रिटर्न, लेकिन इस फंड का 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 27.48% तक का रिटर्न, मतलब 5 साल के मार्जिन में भी ये अपना कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, और वो भी बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पाया 5 साल का रिटर्न। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव फीडबैक जाता है यहाँ पे। अब मान लीजिए आप आपने एसआईपी किया होता है इस पर्टिकुलर फंड में 1000 रुपीज कंटिन्यूअसली 10 इयर्स तक, तो आपका 10 इयर्स में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 4,32,000 रुपीज में, मतलब आपका पैसा यहाँ पे 3 गुना हो गया होता लगभग। और सेकंड में अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड पे किया होता 1,000 रुपीज, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट डिपॉजिट होता 10 साल में आपको 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,96,000 रुपीज, मतलब यहाँ पे आपका पैसा डबल तक भी नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही कम पैसा बढ़ा है एज कम्पेयर टू दिस फंड। अगर मान लीजिए आपने गोल्ड या फिर इस फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने एफडी पे किया होता, फिक्स डिपॉजिट पे किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 10 साल में वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1,74,000 रुपीज में, वो जो कि बहुत ही कम है। अब देख रहे हैं पैसा तो डबल सोचिए, मतलब 1,90,000, मतलब आप गोल्ड से भी बहुत ही कम पैसा बढ़ा है यहाँ पे एफडी में। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की पावर देख पा रहे हो कि मतलब आपको पैसा जो यहाँ पे 3 गुना मतलब 4 लाख तक पहुंच गया, यहाँ पे 1 लाख के मार्जिन में ही चल रहा है इतने सालों के बाद। अब रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे रिस्क जो है आपका डेफिनेटली अबव एवरेज रहेगा, तो एवरेज के अबव ही रहेगा ये। कोई मतलब देखिए, आप यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रहेगा, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से ये अबव एवरेज रिस्क रहेगा, मतलब ये अपने कैटेगरी से ऊपर रिस्क लेके चलता है, और रिटर्न भी कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं मिल रहा है। रिस्क रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की देखें तो हाई रिस्क है, ये कैटेगरी से भी ज्यादा रिस्क लेके चलता है। अब क्यों लेके चलता है, अभी यहाँ पे हम बीटा के बारे में बात करेंगे, जो रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो में आपको पता चलेगा। तो बीटा अगर देखें तो इस फंड का 0.85 है, लेकिन कैटेगरी का 0.8 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस अपने कैटेगरी से ऊपर है, और मैं आपको पता हर एक जो बीटा होता है वो आपका 1 से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बीटा बेसिकली बताता है आपका मतलब आपका वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो बेंचमार्क से ही ज्यादा वॉलेटाइल है, बेंचमार्क मतलब कैटेगरी से। तो कैटेगरी यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.8 देखा जाए, तो यहाँ पे 0.85 है, तो मतलब आप इतने कैटेगरी से ज्यादा होना ये थोड़ा खराब है, इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे कैटेगरी से नीचे होना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो ये आपको बताता है कि कितना आपका एवरेज रिटर्न है, उससे प्लस दे सकता है, कितना माइनस दे सकता है। मतलब मान लीजिए इसका अगर 15% एवरेज रिटर्न है, तो यहाँ पे 15 प्लस कर दीजिए, मतलब 30% तक का रिटर्न दे सकता है इस साल में, या फिर 15 माइनस कर दे मतलब 0% तक का, मतलब कोई रिटर्न ही नहीं दे सकता इस साल में। तो ये इनका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो आप इससे भी समझ पा रहे होंगे। देखिए अब कैटेगरी का देखें तो 15.33 का है, तो आप देख पा रहे हैं लगभग आसपास ही है इन दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा है, मतलब थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। अब यहाँ पे एसआईपी की बात कर लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे एसआईपी किया, तो आप करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे रहेगा कि सिर्फ 100 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हैं। आजकल तो स्टूडेंट भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए 100 रुपए ठीक रहता है, रीजनेबल रहता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम करना चाहते हो तो 100 रुपए से कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। लॉक इन पीरियड की बात करें, कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एम साइज की बात करें तो 28,599 करोड़ रुपीज तक इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो एम साइज के बारे में मैं बोलूंगा एकदम परफेक्ट एम साइज है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है। आपको हर वीडियो में बता रखा है, अगर आपका जो फंड है 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में अगर है तो उसको बेस्ट एम साइज माना जाता है। तो एम साइज बेस्ट है इसमें।
एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.61% है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो 1% से नीचे अगर आपका रहता है तो उसको बेस्ट एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। तो 1% से नीचे, तो मेरा जो क्राइटेरिया था वो 0.7% से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे 0.61% बेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। देखिए एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फंड मैनेजर को आप फीस दे रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो वो लॉन्ग रन में ये 0.6% आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। तो इसलिए 1% से नीचे इसको माना जाता है कि अगर 1% से नीचे तो अच्छा खासा बोला जाता है। तो यहाँ पे तो बेस्ट एक्सपेंस रेशियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यूनिट को अगर आपने मान लीजिए 1 साल से पहले ही सेल कर दिया, मतलब जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है इसमें, तो 1 साल से पहले सेल कर दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म जो गेन हो रखा है, प्रॉफिट जो हो रखा है, उस पे 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखा है तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपीज से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको 12.5% देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड बनता है। और यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए 1 साल से के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। तो ये एग्जिट लोड बेसिकली 1% मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड अब ये रखते ही है। अब यहाँ पे सबसे यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो आपको देख पा रहे होंगे कि जो मिड कैप में इनका 8.82% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 77.79% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में इसका देख पा रहे थे 4.78% तक एलोकेशन है और अदर्स में 8% के करीब करीब इनका एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे कि यहाँ पे जो इन्होंने स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन लेगा, बेसिकली स्मॉल कैप फंड है तो ज्यादातर एलोकेशन इसी में ही रहेगा। तो 77.79%, तो अभी आपको दिख रहा होगा रिस्क क्यों ज्यादा है, और मिड कैप में भी 8% है। तो अब देख पा रहे कि मतलब 86 या 87% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। बाकी की जो 13-14% अगर आप देखें तो वो उसमें लार्ज कैप में या फिर अदर्स में इन्होंने इनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा बन जाता है, आप देख पा रहे होंगे। इसीलिए ये ज्यादा रिस्की फंड है एज कंपेयर टू कैटेगरी, भी ज्यादा रिस्क ले रहा है और रिटर्न भी आपको कैटेगरी से कम दे रहा है। अब सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.27% तक एलोकेशन है। सेकंड में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें 26.24% तक एलोकेशन है। थर्ड में आपका कंज्यूमर साइक्लिकल है, उसमें 19.41% तक एलोकेशन है। फोर्थ में आपका बेसिक मेटल्स में 5.36% तक एलोकेशन है। उसके बाद आपका हेल्थ केयर है, 12.65% तक एलोकेशन है। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी में 15.06% तक एलोकेशन है। उसका डिफेंसिव कंज्यूमर डिफेंस 3.42% तक, और कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.12% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विस, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, ये जो 4-5 सेक्टर है ना, इनमें अगर इनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है, अगर ये 5 सेक्टर जो है अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा इस पर्टिकुलर फंड से। अब यहाँ पे सबसे मेन बात पे बात करते हैं जो कि फंड मैनेजर है। अगर देखें तो दो फंड मैनेजर, इनका चिराग सेतलवाड़, जिनका एक्सपीरियंस है 9.68 ईयर्स का, और सेकंड में जो वो ध्रुव मुच्छल, इनका एक्सपीरियंस है 0.69 ईयर्स का। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब जो एक है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और दूसरे जो है वो कम एक्सपीरियंस है, तो ये चलता है क्योंकि एक ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। तो इसके मामले में ठीक ठाक फंड मैनेजर्स हैं। अब यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो 3 आउट ऑफ 5 रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ही सारे नेगेटिविटी चीजें आ जाती है। पहली है, इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया है। 11.5 ईयर्स में देख पा रहे हैं कि इसे 1% से पीछे रह गया। सेकंड में देखिए कैटेगरी 5 साल में भी इसने अपनी कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, और बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पाया, 5% के बीच में से रह गया है। अब यहाँ पे रिस्क की बात करें तो ये डेफिनेटली रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है, रिस्क ले रहा है, रिवॉर्ड भी आपको कैटेगरी से बीटिंग रिटर्न नहीं दे रहा, मतलब ये कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके भी आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। अब बीटा देखिए यहाँ पे जो आपका वॉलेटिलिटी है यहाँ पे 0.85 है, मतलब 0.8 कैटेगरी का और इसका 0.85 है, मतलब ज्यादा इसका वॉलेटिलिटी फेस करने को पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं 15.8 है और यहाँ पे 15.33 है, तो देखो कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी अपने कैटेगरी से ज्यादा है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह कि मिनिमम एसआईपी कम है, लॉकिंग पीरियड कुछ नहीं है, एम साइज एकदम परफेक्ट है और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, मतलब एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक सा है। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है, 86% तक का स्मॉल कैप और मिड कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली रिस्की फंड है। सेक्टर एलोकेशन में अच्छा खासा डाइवर्सिफाई है, तो इसके वजह में पॉजिटिव आप मान सकते हैं। 5 सेक्टर में इन्होंने प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रखा है। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो एक फंड मैनेजर है और दूसरा फंड मैनेजर नहीं, मतलब कम एक्सपीरियंस है। दो फंड मैनेजर है, एक ज्यादा एक्सपीरियंस है, कम एक्सपीरियंस वाला है। तो इसलिए इसका ओवरऑल रेटिंग जो रहेगा 3 आउट ऑफ 5 रहेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई दूसरे म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कोटक इमर्जिंग जो स्मॉल कैप फंड है उसका आप देख लीजिए।
उसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, तो वो थोड़ा बहुत इससे बेटर मुझे लग रहे हैं अगर कंपेयर करें तो। लेकिन ये फंड इतना बुरा भी नहीं है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन चेक करें ओवरलैप ना करें। अगर कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड में करे तो दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये पहले चेक करके इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप इसमें करते हैं तो आपको डेफिनेटली 7 to 10 ईयर्स तक का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्की होता है। और जब आप रिस्क की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मतलब टाइम फ्रेम ज्यादा देना पड़ेगा, और वॉलेटिलिटी जो रोलर कोस्टर है उसमें आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा रिस्क रहता है, और आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी भी फेस करनी पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।